नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSKG 178 के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्राचीन राजनीति शास्त्र के नाम, दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रकृति कहाँ तक है, और प्राचीन जो राजनीति शास्त्र है हमारा उसे किन किन नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलेगा कि दंड नीति का क्या अर्थ है, धर्मशास्त्र का क्या अर्थ है, नीति शास्त्र का क्या अर्थ है, और इनका राजनीतिक सिद्धांत से और राजनीति शास्त्र से क्या क्या लेना देना है। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना में इस बात पर चर्चा की गई है कि जो भारतीय राजनीति चिंतन है इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। तो देखो, जब हम भारतीय राजनीतिक चिंतन का इतिहास देखते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, तो हम जाते हैं भारतीय सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ की ओर। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वो वेद हैं, और वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जब आप ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद के अध्ययन में आपको राजस्व के सिद्धांतों के बारे में पता चलेगा। हालांकि जब वैदिक काल था उस समय राजनीति शास्त्र कोई अलग से विषय नहीं था, स्वतंत्र रूप से राजनीति शास्त्र का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वेदों के अंदर ही राजस्व के सिद्धांत थे। तो राजस्व के सिद्धांत का होना यह बताता है हमें कि राजनीति से जुड़े हुए नियम तो थे, हालांकि राजनीति शास्त्र कोई अलग से विषय के रूप में नहीं था। राजनीति से संबंधित किसी भी प्रकार की विद्या का प्रचलन भी नहीं था, सिर्फ वो वेदों के अंतर्गत हमें उसका अध्ययन मिल जाएगा, बट अलग से कोई स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन नहीं होता था, ना ही राजनीतिक शास्त्र से संबंधित कोई अलग से विषय था। तो अगर हम राजनीतिक शास्त्र के इतिहास की ओर जाते हैं तो वेद हमें इसके बारे में कुछ एविडेंस देते हैं, कुछ साक्ष्य देते हैं। खासतौर पर ऋग्वेद में जो राजस्व के सिद्धांत हैं, इससे ये बात पता चलती है कि भाई राजनीतिक शास्त्र के जो सिद्धांत थे उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से किसी अलग विषय में इस चीज़ के बारे में नहीं लिखा गया है। समय बीतता है, यानी कि कालांतर में जब उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक काल के बाद जब मौर्य काल आता है, महाजनपद काल आता है, तो यहाँ पर कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक शास्त्र के शुरुआती ग्रंथों में से सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है। तो आप सभी को पता है मौर्य काल के दौरान कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हमारे 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत, इसमें भी राजनीतिक शास्त्र के विभिन्न नामों के बारे में पता चलता है। इससे ये पता चलता है हमें कि भाई मौर्य काल में या रामायण काल में, महाभारत काल में राजनीतिक शास्त्र जो है वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में आ चुका था, हालांकि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत के शांति पर्व का जब आप अध्ययन करोगे तो उसमें राजनीति से संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है। कौटिल्य के जब आप अर्थशास्त्र की बात करोगे तो उसमें भी राजनीति से संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से महाभारत में गुरु बृहस्पति, गुरु भारद्वाज द्वारा जो राजनीति शास्त्र के बारे में लिखा गया है, इसी के आधार पर गुरु बृहस्पति को, गुरु भारद्वाज को राजशास्त्र प्रणेता कहा गया है। इस शब्द का प्रयोग अश्वघोष ने बुद्ध चरितम में भी किया है, यानी कि जो बुद्ध चरितम शास्त्र है, बुद्ध चरितम जो किताब है, इसे जो अश्वघोष ने लिखा है, इसमें भी राजशास्त्र प्रणेता शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि जब भारतीय राजनीतिक चिंतन का आप इतिहास जानने की कोशिश करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है ऋग्वेद में राजस्व के सिद्धांतों से, लेकिन इस टाइम पर राजनीतिक शास्त्र का जो है वो स्वतंत्र रूप से अध्ययन शुरू नहीं हुआ है, उसके ऊपर स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा गया है। लेकिन जब आप समय बीतने के बाद वैदिक काल के बाद आप देखेंगे महाकाव्यों में, रामायण में, महाभारत में या कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में, तो आपको राजनीतिक शास्त्र के अलग अलग नाम मिलेंगे। आपको महाभारत में गुरु बृहस्पति और भारद्वाज ने जो लिखा है राजशास्त्र प्रणेता के रूप में उन्हें जाना गया है। इसी प्रकार से अश्वघोष ने बुद्ध चरितम जो लिखा है उसमें उसने राजशास्त्र प्रणेता शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है भाई राजनीतिक शास्त्र जो शब्द है उसका प्रयोग यहाँ से किया जाने लगा है। प्राचीन समय में जो राजशास्त्र शब्द है इसका बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ा है। महाभारत में स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार से हाथी के पैर में सभी के पैर आ जाते हैं, क्योंकि हाथी के पैर इतना बड़ा होता है तो उसके पैर में सभी पैर आ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से राजशास्त्र विषय में सारे के सारे शास्त्र यानी कि सारे के सारे विषय अपने आप ही मिल जाते हैं। क्योंकि राजशास्त्र विषय कोई छोटा विषय नहीं है, कोई संकुचित विषय नहीं है, बल्कि ये तो बहुत व्यापक विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है। इसे हम धर्म से भी अलग नहीं कर सकते, सामाजिक व्यवस्था से भी अलग नहीं कर सकते, राजनीतिक व्यवस्था से भी अलग नहीं सकते। ये तो व्यक्ति को कल्याणकारी मार्ग की ओर ले जाता है। तो इससे पता चलता है कि राजनीतिक शास्त्र जो है वो एक संकुचित विषय नहीं है,
बल्कि एक व्यापक विषय है। ये समाज के अध्ययन से लेकर शासन चलाने तक के अध्ययन के बारे में वर्णन करता है। अब हम समझेंगे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का आशय क्या है। तो देखो, प्राचीन भारतीय जो चिंतन था ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल से शुरू होती है और मुगल काल तक हम लगातार इसका अध्ययन करते जाते हैं। आज से, क्योंकि मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल शुरू हुआ तो ब्रिटिश काल में हमने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना शुरू करा। इसलिए जब आप भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करोगे तो भारतीय राजनीतिक चिंतन है जो ये वैदिक काल से शुरू होगा और मुगल काल तक माना जाएगा। कह रहा है आज से अगर लाखों साल पहले की बात करो तो संसार में कभी चिंतन का कोई विस्तार ही नहीं था, चिंतन के बारे में सोचा ही नहीं जाता था। उस समय की अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीतिक चिंतन जो सामाजिक चिंतन है अपने सर्वोच्च शिखर पर विद्यमान था। अगर हम प्रारंभिक सभ्यताओं की बात करें तो उसमें हम देखें कि चिंतन की जो गौरवशाली परंपरा है ये वैदिक काल से शुरू होकर आधुनिक समय तक बनी हुई है। तो अगर हम चिंतन की बात करें तो सिद्धांत जो है वो चिंतन से शुरू हो रहा है। मनुष्य की जो सामाजिकता है, मनुष्य की जब आरंभिक बस्तियाँ बसती हैं उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए चिंतन की शुरुआत होती है। तो जब हम लाखों साल पुराना इतिहास देखते हैं तो चिंतन की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन चिंतन की गौरवशाली परंपरा की जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं वो शुरुआत भारत से हुई है, भारतीय सरजमी से हुई है। भारतीय राजनीतिक चिंतन विश्व में सबसे पुराना है, लेकिन इसको लेकर बड़े पैमाने पर विवाद हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि पश्चिमी जो चिंतन है वो सबसे पुराना है, भारत का चिंतन इतना पुराना नहीं है। इसके साथ साथ भारत का जो चिंतन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो बेकार है, उसमें तर्क नहीं है, ऐसा भी भ्रम फैलाया गया है। तो औपनिवेशिक काल में ये भ्रम फैलाया गया कि जो पश्चिमी विचारक हैं उन्होंने ये भ्रम फैलाया था कि भारतीय चिंतन बहुत साधारण है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे पढ़ाया जा सके, जिसका उल्लेख किया जा सके। इस भ्रम को मैक्स मूलर ने बढ़ाया, डैनिंग जैसे जो पश्चिमी विद्वान थे इन सब ने आगे बढ़ाया, क्योंकि इन सबका ये मानना था जो पश्चिमी सभ्यता है यही सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है, जबकि जो बाकी सभ्यता है, बाकी जो नस्लें हैं वो बेकार हैं। जो पश्चिमी ज्ञान है वही सर्वोच्च है, बाकी सारा ज्ञान बेकार है, इनका यही मानना था। लेकिन धीरे धीरे करके जब नए नए खोज होने लगी, नए नए तथ्य प्रस्तुत किए जाने लगे तो ये पता चला यार ये भ्रम इनका बेकार है। अगर हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करें तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विश्व में सबसे ज़्यादा प्राचीन है और प्रासंगिक भी है, यानी कि महत्वपूर्ण भी है। अगर हम भारत में बात करें तो प्लेटो से पहले, अरस्तु से पहले, यानी कई सौ सालों से पहले ही राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि जब आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की शुरुआत की बात करोगे तो प्लेटो से, अरस्तु से शुरू होती है, लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन के नमूने आपको वेदों में दिख जाएंगे, पुराणों में दिख जाएंगे, उपनिषदों में दिख जाएंगे। आगे चलकर बहुत सारे विद्वान इस चीज़ के लिए समर्थित भी हो गए कि हाँ भाई भारत का राजनीतिक चिंतन बहुत पुराना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैक्सी ने ये बात कही कि भारतीय चिंतन जो है वो सबसे प्राचीनतम है, और साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये निष्फल भी नहीं है, यानी कि इसके पीछे तर्क भी हैं, तथ्य भी हैं, इनका उपयोग भी है, आज भी ये प्रासंगिक हैं। यानी कि जब आप भारतीय राजनीतिक चिंतन को पढ़ते हो तो वो आज तक उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस समय था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। आगे चलकर जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई बंगाल में तो उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया, और इन सब अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो पुराना राजनीतिक चिंतन है वो भारत का है, और उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। जब हम राजनीति से संबंधित नियमों कानूनों की बात करते हैं, समाज को चलाने के लिए एक अच्छे नियमों की बात करते हैं, समाज को कैसे चलाया जाए इसके ऊपर चिंतनों की बात करते हैं, तो भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्थान इसमें बहुत ही ज़्यादा उच्च है। तो अगर आप भारतीय राजनीतिक चिंतन का आशय समझेंगे तो आपको ये पता चलता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि शुरुआत में ये माना गया कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास पुराना है और वही सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे चलकर जब तथ्य प्रस्तुत किए गए, नई नई स्टडी हुई, तो इन सभी चीज़ों से ये पता चला कि भारतीय राजनीतिक चिंतन सबसे पुराना है और ये उतना ही महत्वपूर्ण भी है समाज के संचालन के लिए। अब हम भारतीय राजनीतिक शास्त्र यानी कि राजनीतिक शास्त्र के विभिन्न नामों को जानेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में। तो देखो, राजनीतिक शास्त्र शब्द भले ही नया हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे नामों का प्राचीन काल से ही प्रयोग किया जाता था। कह रहा है प्राचीन काल से ही भारतीय राजनीतिक शास्त्र को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था। ये समय अनुसार केवल अपनी लोकप्रियता ही नहीं बल्कि नाम को भी खोता गया, यानी कि टाइम टू टाइम क्या हुआ, ये अपनी लोकप्रियता को खोता गया, अपने नाम को भी खोता गया। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसके लिए अलग अलग नाम हैं, जैसे स्मृतियों में, जैसे मनुस्मृति में आप देखोगे तो इसमें इसके लिए राजधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत में राजनीतिक शास्त्र के लिए राजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है, दंड नीति शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। पंचतंत्र में नृपतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया राजनीतिक शास्त्र के लिए। प्रोफेसर अल्तेकर का कथन है
वो ये कहते हैं कि राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब प्राचीन काल में राजनीति शास्त्र शब्द के लिए संबोधित किए जाते थे। यानी कि आज जिसको हम राजनीति शास्त्र कहते हैं, तो प्राचीन ग्रंथों में इस राजनीति शास्त्र के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते थे वो होते थे राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। कह रहा है राजनीति शास्त्र को दंड नीति तो अधिकतर ग्रंथों में पुकारा गया है। उसका रीज़न ये है कि सत्ता दंड के आधार पर ही आधारित है और समाज का जो संचालन है वो दंड के आधार पर ही होता है। कौटिल्य ने भी हालांकि इसको मान्यता दी है, जिसके बारे में आगे अच्छे से और भी चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार से नीति शास्त्र शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि सही मार्ग दिखलाया जाए। देखो नीति शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, एथिक्स बोल रहे हैं। एथिक्स का मतलब ये है कि आपको जो भी कर्तव्य दिया जा रहा है आप उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं, आपको उसके कोड ऑफ कंडक्ट पता होने चाहिए, आचार संहिताएं पता होनी चाहिए। इसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। तो सबसे पहले हम दंड नीति को जानेंगे। तो देखो, महाभारत में प्रजापति के नाम से राजनीति शास्त्र के कोश के रूप में दंड नीति का उल्लेख मिलता है। तो जब आप महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करोगे तो उसमें दंड नीति शब्द के बारे में पता चलेगा। महाभारत का एक भाग है शांति पर्व, उसमें बताया गया है कि राजनीति का व्यवहार दंड यानी कि पनिशमेंट के माध्यम से पूर्ण होता है। यानी कि राजनीति का जब आप व्यवहारिक रूप देखते हो तो राजनीति का जो व्यवहारिक रूप है वो पनिशमेंट यानी कि दंड के माध्यम से पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि समाज के संचालन के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि कोई बंदा अगर इन रूल और रेगुलेशन को तोड़ेगा तो उन्हें ये सजाएं मिलेंगी। तो एक प्रकार से हम सजा के डर की वजह से ही रूलों को नहीं तोड़ते हैं। तो एक प्रकार से ये माना गया कि राजनीति का लेना देना जो है वो दंड नीति से ही है और महाभारत में इस चीज़ को बहुत अच्छे से रखा गया है। दंड नीति चारों वर्णों को अपने दायित्व पूर्ण करने के लिए नियंत्रित करती है। यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण थे, ये सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगर इनमें से कोई बंदा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उनके लिए अलग अलग सजाओं का उल्लेख किया गया है। जैसा कि शांति पर्व में लिखा भी है, दंडे नियते चेदम दंडम नियति पा पुनः। जब राजा दंड का उचित पालन करेगा तो वो अधर्म से दूर रहेगा। यानी कि राजा के लिए भी दंड नीति रखी गई है ताकि वो अधर्म से क्या रहे, दूर रह सके। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दंड नीति के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर कुछ श्लोक भी लिखे गए हैं। मनुस्मृति में भी दंड के महत्व का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में हालांकि राजशास्त्र नाम से कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन दंड नीति का नाम रखा गया है। यानी कि प्राचीन काल में ये माना गया कि समाज के संचालन के लिए दंड नीति आवश्यक है और यही दंड नीति जो थी इसका ही संबंध राजनीति से उस समय था। इसे प्राचीन भारत में प्रशासन का शास्त्र भी कहा जाता था। यानी कि प्रशासन चलाने के लिए जिस शास्त्र की जरूरत है उसी शास्त्र को आज राजनीति शास्त्र कहते हैं और यहाँ पर इसे प्रशासन का शास्त्र कहा जाता था, जिसका संबंध था शासन के कार्यों से। कौटिल्य के हिसाब से मनु, बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य द्वारा चार विधाओं में से एक दंड नीति भी थी, जिसका मतलब यह है कि बल प्रयोग और दंड के अभाव में कोई राज्य कायम रह ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पर दंड का प्रयोग नहीं होगा, बल का प्रयोग नहीं होगा, अराजकता फैल जाएगी। वहाँ पर हर एक व्यक्ति नियमों को उल्लंघन करेगा और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेगा। तो समाज में न्याय बनाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड नीति बहुत आवश्यक थी। तो अगर हम राजनीति शास्त्र के विविध नामों की बात करें तो उसमें से दंड नीति सबसे पुराने नामों में से एक है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। तो राजनीति शास्त्र शब्द भारतीय राजनीतिक चिंतन में नया है, लेकिन उसके लिए जो विभिन्न नाम है उनमें से दंड नीति बहुत पुराना है। तो राजनीति शास्त्र का भी काम यही है कि समाज में सामंजस्य बनाए रखे, समाज की समस्याओं को दूर करे और यहाँ पर दंड नीति के माध्यम से उन्हीं कार्यों को पूरा किया जा रहा है। अगला नाम जो राजनीति शास्त्र के लिए प्रयोग किया गया है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में, वो नाम है धर्मशास्त्र। तो देखो यहाँ पर धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर धर्म का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं और उस कर्तव्य को पूरा करना ही प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। तो राजनीति शास्त्र का पर्याय था धर्मशास्त्र। यानी कि उस समय राजनीति शास्त्र के पर्यायवाची शब्द के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र संपूर्ण समाज का प्रतीक है। समाज में जितने भी लोग उपस्थित हैं, जितनी भी संस्थाएं उपस्थित हैं, सबके कुछ कर्तव्य हैं, सबके लिए कुछ नियम है और ये नियमों का पालन करना ही अपने धर्म का पालन कहला रहा है और इसलिए इसे धर्मशास्त्र कहा गया है। तो राजधर्म धर्मशास्त्र का अंतिम विषय है। अतः राजा के धर्म और राज से संबंधित विधि विधान जितने भी हैं इन सबको धर्मशास्त्र में रखा गया और धर्मशास्त्रों को ही राजनीतिक ग्रंथ माना गया। तो दंड नीति और धर्मशास्त्र दोनों का अर्थ आप समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र की बात करें तो नीति शास्त्र में जो नी शब्द, नी है, ये नी धातु का मतलब है ले,
जाना जो शास्त्र भलाई और बुराई में भेद करे, उचित और अनुचित कार्यों का उल्लेख करे, इसके द्वारा मानव का मार्गदर्शन हो सके, जीवन के किसी भी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अगर मैं नीति शास्त्र को अलग तरीके से बताऊं तो मैं ये बताऊंगा कि देखिए हर एक व्यक्ति के लिए कुछ आचार संहिताएं हैं, हर एक व्यक्ति के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन है। सपोज डेट कोई बंदा प्रधानमंत्री के पद पर है आज की डेट में, कोई बंदा मुख्यमंत्री के पद पर है आज की डेट में, तो उसके कुछ कर्तव्य भी तो हैं। उन कर्तव्यों का पालन करना ही उसकी एथिक्स है और उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन लिखे गए हैं और वो रूल और रेगुलेशन जहाँ लिखे गए वो नीति शास्त्र है। तो ऐसी प्राचीन काल में भी नीति शास्त्र लिखा गया था। 4th सेंचुरी की बात करो, 5th सेंचुरी की बात करो तो दंड नीति और अर्थशास्त्र के स्थान पर धीरे धीरे करके नीति शास्त्र शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। फिर नीति शास्त्र के बाद राजनीति शास्त्र का शब्द प्रयोग किया जाने लगा, फिर न्याय शास्त्र जैसा शब्द प्रयोग किया जाने लगा। कामंदक ने अपने राजनीतिक ग्रंथ को नीति शास्त्र का नाम दिया है। इसी प्रकार से उष्णव के ग्रंथ दंड नीति को ही आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम पर शुक्र नीति का नाम रख दिया गया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि शासन को चलाने के लिए जो रूल और रेगुलेशन रखे गए हैं वो शुरुआत में दंड नीति में दिखाई देते हैं, फिर धर्मशास्त्र में दिखाई देते हैं, आगे चलकर इनका नाम नीति शास्त्र रख दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अपने राजनीति से संबंधित ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रख दिया। अर्थशास्त्र शब्द दंड नीति का पर्याय बन गया। आप स्तंभ धर्म सूत्र में उल्लेख है कि राजा ऐसे पुरोहितों की नियुक्ति करे जो धर्म और अर्थ में पारंगत हो, जिसे धर्म का ज्ञान हो, जिसे अर्थ का ज्ञान हो। स्पष्ट है कि आचार्य जो आत्मस्तंभ थे उन्होंने धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को बहुत ज़्यादा परिचित थे। अर्थशास्त्र का शासन शास्त्र के अर्थ में भी रूप में प्रयोग किया गया। महाभारत का जब आप अनुशासन पर्व पढ़ते हो तो वहाँ पर गुरु बृहस्पति और अन्य आचार्यों ने भी अर्थशास्त्र के बारे में अपना वर्णन किया है। डॉक्टर काड़े के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अर्थशास्त्र और दंड नीति नाम देने के पीछे दो मुख्य दृष्टि थी। पहली चीज ये थी कि कामसूत्र में वर्णित अर्थ शब्द के अभिप्राय को देखें तो कामसूत्र में जो अर्थ शब्द का अभिप्राय है उसका अर्थ है शिक्षा, भूमि, पशुपालन, घरेलू उपकरण, मित्र और जो भी चीज़ प्राप्त है वो सब अर्थ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कामसूत्र में जो अर्थ शब्द का अभिप्राय है उसका अर्थ क्या है? शिक्षा, भूमि, पशुपालन, घरेलू उपकरण, मित्र और जो सब प्राप्त है वो अर्थ है। उस सब का संबंध किससे है? अर्थ से है। और इस सब को जो संचालन करे वो अर्थशास्त्र है। अर्थ के माध्यम से ही सभी कार्य संपन्न होंगे। शुरुआत में काम, अर्थ, मोक्ष ये सब चीज़ों पर बहुत बल दिया जाता था। अतः समाज और राज्य के कल्याण के उद्देश्य से पूरे करने वाले विद्या को ही अर्थशास्त्र का नाम दिया गया कि भाई जो भी राज्य का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे। और ऐसे ग्रंथ को हम क्या कहेंगे? ऐसी विद्या को हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र का नाम देंगे। तो प्राचीन काल में राजनीति शास्त्र के लिए दंड नीति शब्द का प्रयोग किया गया, धर्मशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया, नीति शास्त्र का प्रयोग किया गया। और फिर जो आज अर्थशास्त्र को हम संकुचित शब्द में प्रयोग करते हैं वही अर्थशास्त्र उस समय व्यापक अर्थ रूप में प्रयोग किया जाता था। लोक कल्याण की भावना का प्रयोग था अर्थशास्त्र में। इसीलिए कौटिल्य ने अपनी किताब का नाम अर्थशास्त्र रखा, जो कि राजनीति से संबंधित बहुत ही विस्तृत किताब है, 15 अधिकरणों में बटी हुई है। आगे चैप्टर का सारांश है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये वैदिक काल से शुरू होता है और इस्लामिक काल तक माना जाता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के विषय में अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी लोग थे उन्होंने ज़्यादा पॉजिटिविटी भारत के बारे में नहीं दी है। उनका ये मानना था कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ही सबसे अच्छा है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे हमें पता चला कि ऐसा नहीं है। भारतीय राजनीतिक चिंतन भी सर्वश्रेष्ठ है और इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे वेदों में, पुराणों में, धर्मसूत्रों में, धर्मशास्त्रों में, उपनिषदों में, महाकाव्यों में। इन सब में हमें भारतीय राजनीतिक शास्त्रों के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में हमें शिलालेखों से, स्तंभ लेखों से, गुफा लेखों से, ताम्र लेखों से भी पता चलता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ कर देता है। वो राजनीति की पवित्रता पर बल देता है, आध्यात्मिकता पर बल देता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो आप पढ़ोगे तो राज्य को बिल्कुल अनिवार्य चीज मानता है, अपरिहार्य मानता है कि राज्य के बिना तो व्यक्ति का चालन हो ही नहीं सकता। भारतीय राजनीतिक चिंतन में शासन और प्रशासन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखा गया है और अच्छे से अच्छे शासन की कल्पना की गई है। इसमें कठोर दंड की व्यवस्था भी दिखाई गई है। भारतीय चिंतन में राजा के कार्य क्षेत्र को व्यापक माना गया है। जब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो वहाँ पर राजा के लिए बहुत सारे नियमों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से जब आप महाभारत के शांति पर्व पढ़ोगे तो एक अच्छे राजा के क्या गुण होने चाहिए उसमें भी ये बात बताई गई है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे शब्दावली दी गई है, जैसे कि पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? पश्चिमी। तो पश्चिमी दृष्टिकोण को हम पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कहते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से निर्णय लेकर कोई कार्य करना, पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे हमने किसी के प्रति पहले से राय बना ली तो वो क्या कहलाएगी? पूर्वाग्रह। औपनिवेशिक काल का मतलब क्या है? तो जब भारत पर ब्रिटिश शासन
हुआ तो वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड औपनिवेशिक काल है। अपरिहार्य का मतलब है जो अति आवश्यक हो, जिसे रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो, उसे अपरिहार्य कहते हैं। सुदृढ़ शब्द का मतलब होता है बहुत ही मजबूत। निसृत मतलब होता है बाहर आया हुआ या बाहर निकला हुआ। अग्रसर का मतलब होता है आगे बढ़ता हुआ। चैप्टर में आगे कुछ बोध प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतन उच्च कोटि का है, बताइए ये सत्य है या असत्य है। आगे इसके आंसर भी दिए गए हैं, तो आपको पता ही है भारतीय राजनीतिक चिंतन बहुत ही उच्च कोटि का है और यहाँ पर लिखा भी है ये सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक चिंतन पाश्चात्य चिंतन से प्राचीन है, यही बात बिल्कुल सही है कि भारत का राजनीतिक चिंतन पश्चिमी चिंतन से पुराना है। कौटिल्य की रचना का नाम अर्थशास्त्र है, आपको पता ही है। प्राचीन भारतीय चिंतन के सोर्स क्या है, वेद हैं, पुराण है, शिलालेख है, अभी हमने पढ़ा था। पाणिनि की रचना का नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी नाम की एक किताब है जो पाणिनि ने लिखी है। अश्वघोष की रचना का नाम क्या है, तो बुद्धचरित नाम की एक रचना है जो अश्वघोष ने लिखी है। नीति शास्त्र शब्द में नीति का अर्थ क्या है, तो नीति का मतलब है सही मार्ग दिखलाना। राजनीतिक चिंतन का सबसे घनिष्ठ संबंध किससे, यथार्थवाद। यथार्थ मतलब होता है रियलिटी के बारे में बताना। तो ये सब कुछ प्रश्न हैं, आगे ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर नंबर 2 से मैं मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।